भारत का इतिहास समृद्ध सभ्यताओं, धर्मों और संस्कृतियों की अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है। पैलियोलिथिक युग से लेकर आज तक भारत की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है और सदियों से विश्व मंच पर अपनी भूमिका निभाती आ रही है और आज भी निभा रही है। हालांकि एक ही वीडियो में भारत के पूरे इतिहास को समेटना असंभव है, फिर भी ये एक ऐसा विषय है जिसमें गहराई से जाना निश्चित रूप से सार्थक है। गुफाओं की चित्रकारी और पत्थर के औजारों के प्रमाणों से पता चलता है कि भारत में मानव गतिविधि के पहले संकेत लगभग 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व के बीच के हैं। इतने पुराने समय में इस क्षेत्र में बसने वाली सभ्यताओं के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि भारत की धरती पर चलने वाली पहली उन्नत सभ्यताओं में से एक थी हड़प्पा सभ्यता, जो संभवतः ईसा पूर्व के पहले कुछ हजार वर्षों तक अस्तित्व में रही। सिंधु नदी के किनारे बसे हड़प्पा लोग अपनी खुद की लिपि, उन्नत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था और प्रभावशाली शहरी नगरों और वास्तुकला के लिए जाने जाते थे। ये ज्ञात नहीं है कि यह सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व क्यों समाप्त हो गई, लेकिन कुछ लोग इसके पतन का कारण क्षेत्र में बार बार आने वाली बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं या संभवतः पश्चिमी और मध्य एशिया से आए आक्रमणकारियों को मानते हैं। भारतीय इतिहास में अगली प्रमुख छाप छोड़ने वाली सभ्यता वैदिक आर्य थी। ये लोग शुरू में प्रवासी थे, जो संस्कृत के प्रारंभिक रूप की भाषा बोलते थे और अपनी जनजातीय पहचान को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इन्हें जो नाम दिया गया है वैदिक लोग, वो 4 पवित्र ग्रंथों या वेदों से आया है, जिन्होंने शोधकर्ताओं को इस सभ्यता के जीवन और विश्वासम की एक झलक दी है। इन वेदों को अक्सर सबसे प्राचीन हिंदू ग्रंथ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता ने लगभग 1000 ईसा पूर्व तक अपनी संस्कृति भारत के एक बड़े हिस्से में फैला दी थी। अपने साथ वैदिक आर्य अपने दार्शनिक विश्वास भी लाए थे। ये विचार इस सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं कि सुख और मोक्ष व्यक्ति के नैतिक मूल्यों और आचरण से प्राप्त होते हैं और किसी का मार्ग उसके जीवन में स्थान के अनुसार होना चाहिए, लेकिन वो हमेशा धर्मपूर्ण और अच्छा होना चाहिए। वैदिक आर्यों ने जब अपना विस्तार किया तो उन्होंने अपना सामाजिक व्यवस्था भी साझा की। ये व्यवस्था मूल रूप से 3 स्तरों में बंटी थी: ब्राह्मण या पुजारी, क्षत्रिय या योद्धा और वैश्य या सामान्य जन। आगामी सदियों में आर्यों ने अपनी जनजातीय बस्तियों को पूरे भारत में फैलाना जारी रखा, जैसे जैसे उनकी अपनी सभ्यता, संस्कृति और व्यापार दोनों में विकसित और समृद्ध होती गईं। उत्तर भारत में 16 अलग अलग बस्तियों या राज्यों की एक श्रृंखला फैली हुई थी, जिनमें गांधार, कोशल, कुरु और मगध शामिल थे। मगध विशेष रूप से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में खूब फला फूला, जब इसने विस्तार करना शुरू किया और उसके शासक ने अपनी सत्ता बढ़ाई और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए काम किया, जिसे भारत की पहली साम्राज्यवादी शक्ति माना जाता है। मौर्य साम्राज्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की, जो आज के पटना के पास है, और वहां अद्भुत मंदिर, पुस्तकालय, महल और यहां तक कि एक विश्वविद्यालय भी बनवाया। साम्राज्य की व्यापारिक सफलता बेहद प्रभावशाली थी और इसने एक उल्लेखनीय प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत सेना बनाए रखी थी। तीसरे सम्राट, जो चंद्रगुप्त के पोते थे, के समय तक सम्राट की नई बौद्ध आस्थाओं के कारण कलिंग राज्य के खिलाफ खूनी संघर्ष के बाद अहिंसा की नीति अपनाई गई थी। सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और सम्राट अशोक के शासनकाल तक उनके द्वारा स्थापित धार्मिक प्रणाली पूरे भारत में धीरे धीरे और अधिक प्रचलित होती जा रही थी। संभवतः संघर्ष में भाग लेने की अनिच्छा के कारण मौर्य साम्राज्य अंततः 2री शताब्दी ईसा पूर्व में विघटित हो गया, जब मौर्य वंश की अंतिम कड़ी बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति ने कर दी, जिसने बाद में 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। हालांकि बृहद्रथ के हत्यारे पुष्यमित्र के बारे में यह अफवाह थी कि उसने बौद्धों पर अत्याचार किए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सत्ता में आने के साथ साथ बौद्ध धर्म में कोई गिरावट नहीं आई। पुष्यमित्र के शासनकाल के दौरान उनके राज्य ने कई प्रांतों पर अधिकार बनाए रखा, क्योंकि उन्होंने अपनी भूमि की ओर विस्तार करने की कोशिश कर रही अन्य शक्तियों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। हालांकि राजा की मृत्यु के बाद उनके वंश का महत्व कम होता गया। ये वंश किसी भी उल्लेखनीय कार्य के लिए जाना नहीं जाता और इनका नियंत्रण भी अल्पकालिक रहा। इस समय भारत पर कई तरह की बस्तियों और आक्रमणकारी शक्तियों का नियंत्रण था, जिनमें से एक थी कुषाण साम्राज्य। चीनी, फारसी और रोमन साम्राज्यों के साथ सिल्क रोड पर अपने महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क ने 1ली शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म अपना लिया और इस धर्म के पूरे क्षेत्र में प्रसार में मदद की। 75 ईस्वी में कुषाण साम्राज्य ने एक नए युग की शुरुआत की, शक युग। कुषाणों से कुछ दूरी पर दक्षिण में कुछ अन्य शक्तियां उभरी, गिरीं और एक दूसरे के बीच सर्वोच्चता के लिए लड़ीं।
इस समय और शास्त्रीय युग के दौरान दक्षिण में सातवाहन, चेरा, चोल और पांड्य जैसे राज्य प्रमुख शक्तियां थीं। शास्त्रीय युग में गुप्त साम्राज्य उत्तरी भारत का चेहरा बन गया और इस क्षेत्र का अधिकांश भाग उनके शासन में एकजुट हो गया, जिसे अक्सर उत्तरी भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य का शासनकाल कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक समृद्धि का समय माना जाता है। साम्राज्य के शासक सैन्य अभियानों से अनजान नहीं थे, लेकिन वे अपने क्षेत्र का विस्तार शांतिपूर्ण तरीकों से, जैसे कि वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से, उतना ही करना चाहते थे जितना कि सैन्य कार्रवाई के द्वारा। हालांकि गुप्त साम्राज्य ने सदियों तक व्यापक सफलता हासिल की, लेकिन अंततः 5वीं और 6ठी शताब्दी के बीच वे पतन के दौर में पहुंच गए, जब मध्य एशिया से आए हूण आक्रमणकारियों ने इस कभी प्रमुख रहे साम्राज्य की भूमि पर कब्जा करना और उसे अपने अधीन करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बौद्ध धर्म और बाद में हिंदू धर्म के रूप में विकसित होने वाला धर्म फला फूला, स्थानीय और बाहरी शासक आने वाली सदियों में क्षेत्र और प्रभुत्व के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। भारतीय सभ्यता में अगला बड़ा बदलाव इस्लाम के आगमन के साथ आया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद की सदी में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में मिशन भेजना शुरू किया। मुस्लिम सुल्तानों की एक श्रृंखला ने भारत में अभियान चलाने शुरू किए और सिंध, मुल्तान और सोमनाथ जैसे स्थानों पर दावा किया। इन आक्रमणों के दौरान स्थानीय राज्यों की हार हुई और रास्ते में हिंदू मंदिरों का विध्वंस भी हुआ। राजपूत सुल्तान आक्रमणकारियों के खिलाफ सबसे दृढ़ रक्षकों में से एक थे, लेकिन अंततः 1192 में मोहम्मद गौरी और उसकी सेना के हाथों पराजित हो गए। जैसे जैसे इस्लाम ने भारत में अपनी जगह बनानी शुरू की, बौद्ध धर्म जैसी पहले प्रमुख रही अन्य धर्मों का पतन होने लगा। 13वीं सदी की शुरुआत तक दिल्ली सल्तनत के प्रभुत्व का युग शुरू हो गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। गुलाम वंश ने लगभग 1290 तक सल्तनत पर नियंत्रण रखा, जब जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में खिलजी वंश ने सत्ता संभाली। उनके परिवार ने एक सदी से भी कम समय तक सिंहासन पर राज किया, क्योंकि 1320 में तुगलक वंश ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। तकनीकी रूप से तुगलक वंश ने 1412 तक सत्ता बनाए रखी, लेकिन 1398 में तैमूर के दिल्ली पर आक्रमण से हालात जटिल हो गए। जैसे जैसे तुगलक वंश कमजोर हुआ, 1414 में सैयद वंश ने उनकी जगह ले ली। सैयद वंश लगभग 37 वर्षों तक टिका रहा, लेकिन अंतिम शासक का शासन विद्रोह और कलह से कलंकित हो गया और वंश का पतन हो गया। एक और वंश ने खाली सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस बार ये लोधी वंश था। नया वंश तब तक चला जब तक उस समय के शासक इब्राहिम खान लोधी की मृत्यु नहीं हो गई, जिन्हें 1526 में काबुल के शासक बाबर की सेना ने पानीपत की लड़ाई में मार डाला था। इब्राहिम की मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पूरी तरह से अंत हो गया। अब लोधी वंश से प्रतिस्पर्धा से मुक्त होकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, जो इतिहास के सबसे महान वंशों में से एक बन गया। मूल तुर्क मंगोल साम्राज्य ने 2 से अधिक शताब्दियों तक भारत के अधिकांश हिस्से पर शासन किया और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास तथा स्थापत्य उपलब्धियां लाई, जिनमें महान ताजमहल भी शामिल है। अपनी अपार सफलता के बावजूद मुगल साम्राज्य का पतन 18वीं सदी की शुरुआत में होने लगा, जब एक के बाद एक विद्रोहों ने व्यापक सत्ता की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। साथ ही मराठों और अंग्रेजों से भी खतरे बढ़ने लगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तव में पहले से ही इस क्षेत्र में कुछ समय से मौजूद थी, लेकिन मुगलों के पतन के तुरंत बाद ही अंग्रेजों के साथ स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। 1857 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण लगातार बढ़ता जा रहा था और स्थानीय लोग इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। जो एक साधारण विद्रोह के रूप में मेरठ में भारतीय सैनिकों द्वारा शुरू हुआ था, वो जल्दी ही एक व्यापक बगावत में बदल गया और 1857 के भारतीय विद्रोह के नाम से जाना गया। इस विद्रोह को बाद में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया और भले ही अंग्रेज कुछ महीनों में इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए, लेकिन इसका असर हमेशा के लिए रह गया। विद्रोह के जवाब में 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि अब से भारत पर ब्रिटिश क्राउन के नाम पर शासन किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने अपने देश पर ब्रिटिश प्रभुत्व के प्रति असंतोष और गुस्सा बनाए रखा और राष्ट्रवादी भावनाएं तथा आंदोलन कभी खत्म नहीं हुए। स्वतंत्रता की ओर अगला बड़ा कदम तब आया जब महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के साथ सभी सहयोग वापस लेने का फैसला किया और प्रथम विश्व युद्ध के अंत के बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। जब इस रणनीति से मनचाहा परिणाम नहीं मिला, तो गांधी जी ने दिसंबर 1929 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन के रूप में एक नई तकनीक अपनाई। मूल रूप से इस आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता दिवस की घोषणा शामिल थी, जिसे 16 जनवरी को मनाया जाना था और ब्रिटिश सरकार के किसी भी आदेश की पूरी तरह अवज्ञा की जानी थी।
फिर भी गांधी जी की रणनीति असफल रही और इस बार उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया, जबकि कई अन्य विद्रोहियों की हत्या कर दी गई। फिर भी अंततः ब्रिटिशों को नवंबर 1930 में शुरू हुई गोलमेज सम्मेलनों के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनमें से दूसरे सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। सम्मेलन भी एक और असफलता साबित हुए और नागरिक अवज्ञा आंदोलन फिर से भड़क उठा। गांधी जी का अगला प्रयास, भारत छोड़ो आंदोलन, भी कोई बड़ा बदलाव नहीं ला सका। द्वितीय विश्व युद्ध ने नई समस्याएं पैदा कर दी, क्योंकि ब्रिटिशों ने भारत को जबरन युद्ध में झोंक दिया। लेकिन युद्ध के अंत में भारत में एक नई लेबर पार्टी सत्ता में आई और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति सहानुभूति दिखाई। आखिरकार 14 अगस्त से 15 अगस्त 1947 की रात को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया।